नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 22 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2021 में अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 22वें शिफ्ट के हिंदी पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को आप देख रहे हैं, यानी अंतिम शिफ्ट के हिंदी पेपर को देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए गद्यांश पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि पहले एक बार आप प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक्चुअली में हमें पता होता है कि हमें सर्च क्या करना है पैराग्राफ में, तो उत्तर तुरंत मिलने की संभावना रहती है। साथ ही साथ 2 से 3 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो आपका समय भी बचेगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश में नीलकंठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इस पर आधारित अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पूछा गया था कि हवा में उसकी सजल आहट का भाव क्या है। इस पर आधारित अगला प्रश्न है, नीलकंठ के केका की गूंज तीव्र क्यों होती है। इस पर आधारित अगला प्रश्न पूछा गया है, मेघा गर्जना के ताल पर नृत्य कौन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पंखों का गीलापन दूर करने के लिए क्या किया जाता था। इस पर आधारित अगला प्रश्न है 96 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेपान पंक्ति का प्रयोग हुआ है तो किस सेंस में हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आनंदोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आनंद प्लस उत्सव। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 98 नंबर का, गूंज अनुगूंज के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है। तो गूंज के बाद जो हमारी प्रतिध्वनि निकलती है, यानी जैसे किसी ऐसे कमरे में जो कि बिल्कुल खाली है, उसमें जब आप कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है और उसका 2-3 बार गूंज का आवाज़ आता है, उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 99 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सजल किस प्रकार का शब्द है। सजल किस प्रकार का शब्द है, तो ये एक विशेषण शब्द है जो कि किसी विशेष का विशेषता बताएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विशेषण इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटल 9 प्रश्नों में से बिना पैराग्राफ को पढ़े हमने 3 प्रश्नों को देख लिया। बाकी के 6 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता होगी। जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ही थी। अब नीलकंठ के बारे में हमसे पूछा गया कि ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो मोर के लिए प्रयोग किया गया। मोर का जो कंठ होता है, यानी जो गर्दन आप देखते हैं नीले रंग का होता है, इसीलिए उसको नीलकंठ कहा गया। और उनकी प्रिय ऋतु कौन सी होती है, वर्षा होती है। वर्षा में ही वो झूम कर नाचते हैं। ठीक है, तो पहला उत्तर हो जाएगा नीलकंठ किसके लिए यूज किया गया, मोर के लिए। आगे पढ़िए, मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट। देखिए, हमसे प्रश्न में पूछा गया था सजल किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए आहट जो यहाँ पर है ये नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, तो सजल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आहट पा लेते थे तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ गर्जना के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य आरंभ हो जाता था। एक प्रश्न पूछा गया था, उसके तन्मय नृत्य आरंभ हो जाता था, तो कौन नृत्य आरंभ करता था, मोर आरंभ करता था, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है मोर नाचने लगता है। ठीक है, फिर आगे पढ़िए, फिर जितना मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता। यानी जितना तेज बारिश होता, जितना बिजली चमकती, उतना ही मोर ज़्यादा तेज नाचता था, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता था। ठीक है, वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बायां पंख फैला करके सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों को गीलापन दूर रखते थे। तो एक प्रश्न हमसे पूछा गया था, पंखों के गीलापन को कैसे दूर किया जाता था, तो चोंच से पी करके पंखों के गीलापन को दूर करते थे। आगे देखिए, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। एक बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे
से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। ये पूरा हो गया हमारा पैराग्राफ। अब इस पर आधारित प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश में नीलकंठ किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो मैंने आपको बताया था नीलकंठ यानी मोर के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया है 92 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हवा में उसकी सजल आहट का भाव क्या है? तो इसका देखिए, हवा में नमी का एहसास होना, हवा में उसकी सजल आहट यानी कि हवा में नमी का एहसास होना, पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की, नीलकंठ के केका की तीव्र गूंज तीव्र क्यों होती है? तो बारिश होने के अनुभव के साथ जैसे जैसे बारिश तेज होगी उसकी जो केका की गूंज है वो भी तेज होने लगती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और डांस करने लगता है जैसे बारिश शुरू होती है। ठीक है, आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, मेघ गर्जना के ताल पर नृत्य कौन करता है? तो मोर करता है। और मोर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? नीलकंठ प्रयोग किया गया है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 95 नंबर का, पंखों का गीलापन दूर करने के लिए क्या किया जाता था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई, चोंच से पंखों का पानी पीना, यह पैराग्राफ पे मेंशन किया गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 96 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सोपान पंक्ति का प्रयोग हुआ था तो किस लिए हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है बारिश की बूंदे के गिरने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न था हमने पहले ही देख लिया 97 नंबर का, आनंदोत्सव का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन नंबर 4 आनंद धन उत्सव इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया था। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था, गूंज अनुगूंज के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर 1 प्रतिध्वनि, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया था। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 99 नंबर का, कि सजल किस प्रकार का शब्द है? तो ये विशेषण शब्द था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक एक कविता पर आधारित पूछा गया था। इसके भी प्रश्नों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद से कविता पढ़ करके उत्तर को ढूंढेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, कवि किनका गुणगान कर रहा है? इस पर आधारित जो 101 नंबर का प्रश्न था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था चिंगारी छिटकने से क्या तात्पर्य है? इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है, लघु द्वीप का संबोधन किसके लिए किया गया है? इस पर आधारित अगला प्रश्न है, जल जल कर बुझ गए का भाव क्या है? और इस पर आधारित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है? तो देखिए यहां पर चिंगारी जो है वो एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, चिंगारी संज्ञा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था 105 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से विशेषण और विशेष्य है। विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहां पर देखिए दीप यानी कि दिया की बात की जा रही है, तो ये एक संज्ञा हो गया, और इसकी विशेषता बता रहा है लघु, यानी कि दिया कैसा था? छोटा था, लघु था, तो लघु शब्द विशेषण हो गया और दीप शब्द विशेष्य हो गया। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टोटल 6 प्रश्नों में से बिना कविता को पढ़े हमने 2 प्रश्नों को देख लिया। बाकी के 4 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कविता को पढ़ने की आवश्यकता है। जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। छिटकाई जिसने चिंगारी से हमसे पूछा गया था इसका भाव क्या है? यानी चारों तरफ जो उत्साह, एक तरीके से छिटकाई चिंगारी यानी उत्साह फैलाने के सेंस में है। ठीक है, आगे पढ़िए, जो गड़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, यानी कि जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, यानी जो बलिदान हो गए बिना अपने गर्दन का मोल लिए, यानी बिना अपने प्राण की मोल किए। ठीक है, आगे पढ़िए, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे, कवि किनका गुणगान कर रहा है? तो ऐसे वीरगति प्राप्त सैनिकों की बात कर रहा है जो कि एक तरीके से वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 101 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया है कि चिंगारी छिटकने से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चारों तरफ उत्साह भर देना, यानी कि नई चेतना से है, नई चेतना से है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित अगला प्रश्न जो पूछा गया था 102 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, लघु द्वीप का संबोधन किसके लिए किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलिदानी वीरों के लिए, बलिदानी वीरों के लिए किया गया है लघुद्वीप का संबोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 103 नंबर का, जल जल कर बुझ गए से भाव क्या है? तो इसका भाव है वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। इस पर आधारित अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया था, चिंगारी। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि
निम्न में से कौन सा विशेषण विशेष्य है? तो लघुद्वीप, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो गया था। दोस्तों ये सही तरीका है पैराग्राफ और कविता के प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगला प्रश्न पूछा गया था, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? देखिए, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता एनसीएफ 2005 के द्वारा पैरवी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा से शुरू करेंगे और धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं के संपर्क में आएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि विद्यालयी शिक्षा जो है वो अपनी मातृभाषा से ही आरंभ करेंगे। ये होता है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ करते हैं, तो ये गलत हो गया। अंग्रेजी माध्यम नहीं, अपनी मदर टंग में प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, विद्यार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने राज्य की भाषा में प्रारंभ करते हैं। राज्य की भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी मातृभाषा में वो शुरू करते हैं। दूसरा देखिए, शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा, राज्य की भाषा हिंदी तथा संस्कृत सीखते हैं। तो यहां पर किस भाषा से प्रारंभ करना है उसकी बात ही नहीं की गई है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, शिक्षार्थी अपनी विद्यालय की शिक्षा अपनी मातृभाषा से आरंभ करते हैं। यहां पर देखिए मातृभाषा से बच्चा प्रारंभ कर रहा है और आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इस गतिविधि को क्या कहते हैं? देखिए क्या कहा जा रहा है, विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में बांट करके प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे दिया जाता है। भाषा के शब्द या वाक्यांश दिए जाते हैं। वे अपने समूह में उस स्थिति पर वार्तालाप करते हैं। बाद में अध्यापक प्रत्येक समूह से विद्यार्थी आमंत्रित कर समूची कक्षा के सामने एक समूह के रूप में वार्तालाप करने को कहती है। तो ये कौन सी गतिविधि है? ध्यान समझिएगा, क्या कहा जा रहा है, विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में 4-4 के ग्रुप में बांट दिया गया है और प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति दे दी गई। जैसे कि बच्चे अपने घर में गेम खेलते हैं, आप लोग देखे होंगे कि अगर लड़का लड़की है तो वो उसमें कोई क्या करता है, छोटे बच्चे हैं तो वो क्या करता है कि कोई लड़की जो है वो मम्मी का रोल प्ले कर रही होती है और जो लड़का होता है वो पापा का रोल प्ले कर रहा होता है और वो कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं शाम को लौटूंगा। जिस प्रकार से उनके घर में व्यवहार होता होगा उस तरीके से वो लोग खेल रहे होते हैं, प्रतीकात्मक तौर पर अपने मम्मी पापा का वो लोग रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन दिया गया है, पारिवारिक स्थिति से संबंधित उनको एक कैरेक्टर दे दिया गया, देखिए चरित्र दे दिया गया और उनको उस चरित्र को निभाना है, यानी कि सीधे तौर पर ये रोल प्ले है। क्या है? रोल प्ले है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निवेश समृद्ध परिवेश क्या है? निवेश को अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, समृद्ध को इनरिच बोलते हैं और परिवेश को इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी कि इनपुट इनरिच इन्वायरमेंट क्या होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए आप लोगों ने इंग्लिश में एक टर्म पढ़ा होगा, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। वहां पर क्या होता था कि बच्चों के दीवालों पर, बच्चों के स्कूल के बाउंड्री पर और उनके कक्ष के दीवालों पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स, विभिन्न प्रकार के चित्र, विभिन्न प्रकार के अल्फाबेट, विभिन्न प्रकार की गिनतियां लिखी रहती थी ताकि वो बच्चे देख करके उसको चीज़ों को सीख पाए। वो क्या होता था, वो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता था क्योंकि वहां पर दीवालों पर प्रिंट किया गया था। यहां पर हमें क्या बोला जा रहा है, निवेश समृद्ध परिवेश। निवेश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि बच्चे को भाषा सिखाने के संदर्भ में कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी कि यहां पर बच्चे को कुछ ऐसी चीज दिखाई जाएंगी या फिर सुनाई जाएंगी जो कि वो बच्चा भाषा का प्रयोग करने के लिए सीखने में उसका यूज कर सकता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो मेन टारगेट है वो बच्चे को भाषा सिखाना है। क्योंकि हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हिंदी भाषा सिखाना ही यहां पर किसी भी भाषा को पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चा उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, बोल करके या फिर लिख करके रिटर्न कम्युनिकेट कर पाए। यानी कहीं ना कहीं बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए कुछ इनपुट दिया जा रहा है और वो भी परिवेश के माध्यम से, इन्वायरमेंट के माध्यम से। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि सीबीएसई बोर्ड में बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लिश का ही इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, इसीलिए वो प्राइमरी से ही इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो वहां पर उसे निवेश समृद्ध परिवेश बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट ही ऐसा था कि जो टारगेट लैंग्वेज था उसी का वहां पर इनपुट दिया गया, निवेश दे दिया गया। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया पाठ्य पुस्तकें और अन्य सामग्री। यहां पर किताबों की बात ही नहीं होती है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, भाषा शिक्षक द्वारा कक्ष में भाषा के प्रयोग करने के लिए तैयार करना। तो यहां पर केवल कक्ष में भाषा का प्रयोग नहीं करना है, अपने दैनिक जीवन में भी भाषा का प्रयोग करना है। तो इस वजह से ये उतना ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में निवेश। अब यहाँ पर जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है, तो ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण तो आप किसी टाइम पीरियड पर ही दे रहे होंगे, यहाँ पर पूरा परिवेश ही एक तरीके से परिवेश को ही इन्वायरमेंट में इस प्रकार से बना दिया गया, मतलब कि परिवेश को ही निवेश के तौर पर देखना है। यानी कि जो कुछ भी जी रहा है वो बच्चा जब विद्यालय में जी रहा है तो उस दौरान उसको हर चीज में वो वहां पर इन्वेस्टमेंट देना चाहिए। अलग से प्रशिक्षण की बात नहीं की जाएगी। अगर बच्चा पानी भी पी रहा है तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हों जिससे देख करके बच्चा भाषा के बारे में सीखे। अगर बच्चा
प्लेग्राउंड में खेल भी रहा है तो वहां पर भी बाउंड्रीज पर कुछ इस प्रकार की चीजें हों जो कि बच्चे को भाषा का इन्वेस्टमेंट दे सके, इन्वायरमेंट इस प्रकार का दे सके। ठीक है, तो ये केवल प्रशिक्षण की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, शिक्षार्थियों द्वारा देखी सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चे के दीवार पर, बाउंड्री पर जब विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट वाली चीजें होंगी तो उसे देखेगा, और इस प्रकार का इन्वायरमेंट अगर विद्यालय में हुआ होगा, जैसे कि भाषा का ही इन्वायरमेंट दे दिया गया जो टारगेट लैंग्वेज था इंग्लिश का, तो वो वहां पर सुना होगा। अब इन देखी और सुनी गई चीजों का प्रयोग में लाई गई भाषा में इस्तेमाल, यानी कि बच्चा केवल उस भाषा का प्रयोग अपने विद्यालय तक सीमित नहीं रखेगा, जब वो घर पर जाएगा तो भी उस भाषा का प्रयोग करेगा। इसलिए ये केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ज्यादा ब्रॉड सेंस में है, और यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कक्षा कक्ष में आवश्यक है। यानी कि एक क्लास में बच्चों का भाषा प्रयोग करना आरंभ करने के लिए क्या आवश्यक है, यह हमसे पूछा जा रहा है। दूसरे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दूसरा दिया गया व्याकरण शिक्षण। देखिए, कोई भी भाषा का प्रयोग करने के लिए व्याकरण एकदम रिक्वायरमेंट नहीं है। कहने का मतलब कि देखिए, बच्चे जब मदर टंग को एक्वायर करते हैं, मातृभाषा को सीखते हैं, तो वो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत नहीं सीखते हैं, अनौपचारिक तरीके से सीखे हुए हैं, फिर भी वो उस भाषा का प्रयोग करके कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। तो व्याकरण का जो शिक्षण होता है वो कहीं ना कहीं भाषा को शुद्ध करने के लिए होता है, ना कि उसका यूज आरंभ करने के लिए। हमें केवल आरंभ करना है, बच्चा केवल बोलना सीखे, भले वो थोड़ा बहुत गलत बोले वो चलेगा, लेकिन कम से कम केवल बोलना सीखे। तो इसके लिए व्याकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मदर टंग जब एक्वायर किया जाता है तो वहां पर बच्चा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन सही बोले गलत बोले उससे मतलब नहीं है, कम से कम बोलना तो आरंभ करे। इस वजह से व्याकरण शिक्षण यहां पर निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, चौथा दिया गया वृत्तांत और कविता। कविता भी यहां पर निगेटिव है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आप बच्चे आज एडमिशन लिए और तुरंत आप उनको कविता ही पढ़ाने लगेंगे। एटलीस्ट उनके पास अपना कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज होगा, कुछ ना कुछ मदर टंग तो होगा, उस मदर टंग में वो कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। तो कविता और वृत्तांत हमारा उत्तर नहीं होगा। शब्दावली भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है अभी आपको पता चलेगा। एक ही विकल्प बचा, भाषा निवेश और पारस्परिक संवाद। अब यहां पर देखिए, शब्दावली को मैंने इसलिए निगेटिव बोला था क्योंकि ये पहले से ऑप्शन नंबर 1 में इंक्लूडेड है, क्योंकि जब मैं एक दूसरे से पारस्परिक संवाद कर रहा हूं, दूसरे से इंटरेक्शन कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है शब्दावलियों का ही तो प्रयोग कर रहा हूं, उन शब्दों का ही तो यूज कर रहा हूं, यानी कि ये इसमें पहले से इंक्लूडेड है। और भाषा निवेश का मतलब क्या हुआ कि इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है, बाउंड्री पर विभिन्न प्रकार के बच्चे को इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है लैंग्वेज का, चाहे लिख करके कुछ कार्टून्स बने हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं जिसके माध्यम से बच्चा भाषा को सीख रहा है, या फिर कुछ इस प्रकार का इन्वायरमेंट हो जिसमें बच्चा उसी टारगेट लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करे। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि सीबीएसई बोर्ड के बालक प्राइमरी में ही इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। ये कैसे होता है? वहां पर इन्वायरमेंट ही उसका इंग्लिश का दे दिया गया है। इसी को भाषा निवेश बोलेंगे। और पारस्परिक संवाद यानी जितना ज़्यादा बच्चे कम्युनिकेट करेंगे और जितना उनका इन्वायरमेंट उस टारगेट लैंग्वेज का होगा, उतना ही जल्दी वो भाषा को बोलना या फिर प्रयोग करना आरंभ कर देंगे। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है और उन्हें एक उद्धरण कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसी और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। कौन मदद कर रहा है? टीचर मदद कर रही है बच्चों की। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कह सकते हैं? ध्यान से समझिएगा। बच्चे जब जहां फंस जा रहे हैं, जैसे देखिए क्या कहा गया है कि जैसी और जब आवश्यकता पड़ती है तब उनकी मदद की जाती है। आपने ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पढ़ा था कि 2 प्रकार की मदद देने की वो बात करते हैं। एक तो पहला होता है स्कैफोल्डिंग, जो कि शुरुआती मदद दी जाती है, और दूसरा होता है जेडपीडी। जेडपीडी में क्या होता है? जेडपीडी में बच्चा कहीं प्रॉब्लम में फंस गया तो उस प्रॉब्लम में बीच में उसको मदद दी जाती है और वो लक्ष्य तक पहुंच रहा होता है, जिसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कह रहे होते हैं। तो जो जेडपीडी होता है वो बीच में जब समस्या में बच्चा फंस जाए तब उसको मदद दी जाती है। यही तो बोला जा रहा है जब आवश्यकता होती है, यानी बीच में फंसा हुआ है तब उसको मदद दी जा रही है। तो ये क्या बोला जाएगा? ये जेडपीडी बोला जाएगा। और अगर शुरुआत में मदद दी गई है तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे स्कैफोल्डिंग बोला जाएगा। तो यही तो बोला जा रहा है कि सहायता देने की बात की जा रही है। दोनों जेडपीडी या फिर स्कैफोल्डिंग में क्या होता है? मदद ही तो दिया जाता है, सहायता ही तो दिया जाता है। तो इसे हम लोग सहायता देना कह सकते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठन में वर्ण संकेत क्या है? वर्ण संकेत यानी कि जो हम लोग एक तरीके से जो वर्ण लिखते हैं, क, ख, ग, ये सब वर्ण हो गया, तो इनके संकेत क्या है पठन में, ये हमसे बोला जा रहा है। तो किसी भी एक तरीके से जो लेख हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अर्थ बनाने की प्रक्रिया में ये सहायक होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कमल है,
कमल है, तो ये क अलग वर्ण है, म अलग वर्ण है और ल अलग वर्ण है, और तीनों को मिला करके हम लोग इस शब्द का क्या अर्थ है वो समझते हैं। यानी कि देखिए, वे संकेत हैं जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। यानी कि तीनों वर्ण क्या कर रहे हैं, इस पूरे शब्द का अर्थ बनाने में सहायता दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यह दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, इसे ध्यान से पढ़िए और इस बातचीत का उद्देश्य ढूंढिए। इस बातचीत का क्या उद्देश्य है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, तो पहला व्यक्ति बोलता है हेलो आप कैसे हैं, आप वापस आ गए, खुशी हुई। दूसरा व्यक्ति बोलता है हेलो आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूं, आप अपने बारे में बताएं। तो पहला व्यक्ति बोलता है मैं अच्छा हूं, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है पहले से बेहतर है, अब मैं काम कर सकता हूं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनके बीच बातचीत करने का उद्देश्य क्या है। तो ये किसी ऑफिस में एक एम्प्लॉय या फिर कलीग हो सकते हैं, या फिर जूनियर और सीनियर पर्सन हो सकते हैं, जिनका एक के ऊपर निर्भरता है दूसरे के काम का। ठीक है, तभी यहाँ पर बोला गया है कि अब मैं काम कर सकता हूँ। यानी कि ये क्या है, पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुखी भाषा निवेश क्या है। रूप उन्मुखी यानी कि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड जो लैंग्वेज इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताऊं तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और ईटिंग क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, और फूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो ये क्या होता है, तो ये देखिए विभिन्न प्रकार के इसमें शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और व्याकरण की समझ विकसित कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि किस क्रम में शब्दों का क्रम निर्धारित होगा ये कौन तय करता है, व्याकरण ही तो तय करता है। कि आई को मैंने लास्ट में क्यों नहीं लिखा, फूड को मैंने पहले क्यों नहीं लिखा, ये किसने तय किया है, व्याकरण ने तय किया है। तो यानी कि जो रूप उन्मुखी भाषा निवेश है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज इन्वेस्टमेंट है, वो किसकी बात करता है, वो शिक्षार्थी के शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 की बात करेगा, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयी शिक्षा की इस नए ढांचे की अनुशंसा करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। देखिए 5 वर्ष बुनियादी यानी फंडामेंटल स्टेज बताया गया है 5 वर्ष। इसमें क्या है कि जो बच्चे का जब एज 3 साल का होगा, ध्यान से समझिएगा, जब बच्चे का एज 3 साल का होगा तो 3 से लेकर के 6 साल तक, यानी कि 3 साल ये हो गया, 3 साल वो प्री प्राइमरी में पढ़ेगा, और उसके बाद जब बच्चे की उम्र 6 साल होगी तो 6 से लेकर के 8 साल, यानी कि 2 साल वो किस में पढ़ेगा, 2 साल वो प्राइमरी में पढ़ेगा। और प्राइमरी का कक्षा 1 और 2 को बुनियादी स्टेज में डाल दिया गया है, फंडामेंटल स्टेज में डाल दिया गया है। पहले प्राइमरी 1 से 5 तक को माना जाता था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से अब प्राइमरी का कक्षा 1 और कक्षा 2 बुनियादी यानी कि फंडामेंटल स्टेज में डाल दिया गया। यानी कि प्री प्राइमरी का 3 वर्ष और प्लस कक्षा 1 और 2 को मिला करके पहला बुनियादी स्टेज बनाया गया है 5 वर्ष का। ठीक है, इसके बाद से देखिए बुनियादी हो गया 5 वर्ष का, उसके बाद से 3 वर्ष प्राथमिक का। 3 वर्ष प्राथमिक का क्या है, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 3, 4, 5, इस 3 साल को ये 3 वर्ष प्रारंभिक बोल रहे हैं। उसके बाद से कक्षा 3 मिडिल बताया गया है, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, तो वो 3 वर्ष मिडिल का होगा। उसके बाद से 4 वर्ष माध्यमिक का होगा, जिसमें सेकेंडरी आपका माना जाएगा कक्षा 9 और कक्षा 10, और सीनियर सेकेंडरी माना जाएगा 11वां और 12वां, जिसे 4 वर्ष इन चारों को जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, 12, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में 4 साल होगा, जो कि माध्यमिक का वर्ष होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, 5 वर्ष बुनियादी, 3 वर्ष प्रारंभिक, 3 वर्ष मिडिल और 4 वर्ष माध्यमिक, इसी को जो हमारे समाज में पहले शिक्षा में व्याप्त था 10+2, इसको बदल करके अब 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट लाया गया था। यही यहाँ पर है, देखिए 5+3+3+4, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है, भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है, देखिए क्या बोला जा रहा है, भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो यानी पूरे करिकुलम के दौरान भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही बात की गई है, शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु
के अनुरूप भाषा को समझने और प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। क्यों सही है? क्योंकि हमसे पूछा गया था पाठ्यचर्या के बारे में, पूरे करिकुलम के बारे में। लैंग्वेज का जो मेन एम होता है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसकी भी बात की जा रही है उसके भाषा को समझ पाए बच्चा और उस लैंग्वेज को यूज कर पाए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को गणित के लिए अलग से भाषा नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन जो भाषा उसको हिंदी में पढ़ाई जा रही है या फिर अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है, उसी भाषा का वो उस करिकुलम, उस पाठ्यचर्या में, उस गणित के पाठ्यचर्या में उस भाषा को यूज कर पा रहा है। इसी के लिए बोला गया है प्रयोग कर पाना और उसको समझ पाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? यानी कि शिक्षार्थियों के पठन के विकास में के लक्ष्य में कौन सा निगेटिव सेंस में है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सीधे तौर पर हमें निगेटिव वाला चुनना है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना। बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग किसी लेख को पढ़ रहे होते हैं, किसी कहानी को पढ़ रहे होते हैं, तो 2 से 3 वर्ड ऐसे मिल ही जाते हैं जिसका अर्थ हमें नहीं पता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में उसका हम लोग अनुमान लगा रहे होते हैं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो इसी को तो बोला जा रहा है, विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना। बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ 2005 बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए ही आगे की शिक्षा देने की बात करता है, यानी कि ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, भाषिक सामग्री और शब्दों के अर्थ गणना, यानी कि पर्टिकुलर शब्द क्या अर्थ दे रहा है उसके बारे में बताई जा रही है, यानी कि ये कहीं ना कहीं निर्माण करने से संबंधित है। संरचनावाद की बात करता है कि अपना अर्थ गढ़ने के सेंस में। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जहां केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ही, सिर्फ, केवल, ये जितने भी वर्ड आते हैं वो हमेशा संकुचित कर देते हैं विकल्प को। कभी भी ये विकल्प सही नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। लेकिन प्रश्न यहां पर पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव सेंस में पूछा गया है, तो ये निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी 2 श्रवण कौशल की ऊर्ध्वामुखी रणनीतियां हैं? ऊर्ध्वामुखी मतलब कि बॉटम टू अप की बात की जा रही है, यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ चले। देखिए, 2 प्रकार की श्रवण कौशल की रणनीति होती है। पहला ऊर्ध्वामुखी यानी कि बॉटम टू अप, और दूसरा होता है टॉप टू बॉटम यानी कि अधोमुखी बोलते हैं, जिसे ऊपर से नीचे की तरफ बोलते हैं। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ बोलेंगे तो पूरे लैंग्वेज को, पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक रूप में देखेंगे। लेकिन जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो भाषा की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वर्ण, उससे शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्णों की बात करेंगे। वर्णों से शब्द बनेगा, शब्दों से वाक्य बनेगा और वाक्य से पूरा पैरा बनेगा। यह होता है बॉटम टू अप अप्रोच, जिसके बारे में प्रश्न में हमसे पूछा गया। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, शब्द और वाक्यांशों को पहचाना। बिल्कुल सही बात है, शब्दों को इंडिविजुअली पहचानने की बात की जा रही है, यानी कि शब्द किससे बने होंगे, वर्ण से बने होंगे, शब्द मिलकर के वाक्य बने होंगे। तो ये शब्दों की बात करता है, यानी नीचे से ऊपर की जाने की बात करता है। तो ये ऊर्ध्वामुखी रणनीति है। दूसरा देखिए, विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य बिंदुओं का प्रयोग करना, मुख्य शब्दों का प्रयोग करना। तो यहां पर देखिए, विमर्श के लिए, बातचीत के लिए बोला जा रहा है। तो बातचीत में हम लोग क्या करते हैं कि पूरी लैंग्वेज को एज ए होल देख रहे होते हैं। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है, ना कि बॉटम टू अप है। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। विषय वस्तु की तैयारी के लिए अनुमान लगाना। यहां पर देखिए, विषय की बात की जा रही है, यानी पूरे लैंग्वेज की बात की जा रही है, पूरे कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है। तो यहां पर भी अप टू बॉटम अप्रोच है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना। निवेश को बनाए रखना यानी कि कोई प्रोसेस चल रहा है जिसमें बार बार शब्दों का निवेश दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है। देखिए, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना। अब चूंकि भाषा से संबंधित ये प्रश्न है, तो निवेश क्या होगा? जाहिर सी बात है, वर्ण या फिर शब्द ही निवेश होंगे, यानी ये बॉटम टू अप अप्रोच की बात करता है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए, ए और डी किस में बात की गई है? देखिए, ए और डी बात की गई है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मीना किसी विशेष सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है। विशेष सामग्री में यानी कि कहीं लिखा हुआ उसने सामना शब्द को देखा है, या तो वार्तालाप में यानी कहीं से सुना है, किंतु स्वयं उस शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। यानी कि वो इस शब्द को लिख नहीं पाती है और बोल भी नहीं पाती है, तभी तो प्रयोग कर पाएगी। वो देख करके समझ जा रही है, लिखा हुआ देख करके समझ जा रही है, या फिर किसी के द्वारा बोला जा रहा है तो उस शब्द को पहचान पा रही है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रही। प्रयोग कैसे करेगी? जाहिर सी बात है, जब बोलेगी या फिर
लिखेगी तभी तो प्रयोग करना बोला जाएगा। तो प्रयोग करने में यानी लिखने में और बोलने में असमर्थ है, लेकिन सुनने में और पढ़ने में वो समर्थ है इस शब्द को। आगे पढ़िए, आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे। देखिए किस किस में समर्थ थी, वो सुन करके समझ पा रही है और पढ़ करके समझ पा रही है। क्या हो गया, सुनना और पढ़ना, इसमें वो समझ पा रही है इस शब्दों को। तो सुनना और पढ़ना जो होता है वो क्या होता है, वो रिसेप्टिव स्किल होता है। रिसेप्टिव स्किल के दौरान हम शब्दों को प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। रिसेप्टिव स्किल के दौरान शब्द पहले से प्रोड्यूस है, हम उसको रिसीव कर रहे होते हैं। और जो बोलना और लिखना होता है उसमें हम लोग शब्दों को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्रोड्यूस करने से संबंधित है वो प्रोडक्टिव स्किल होगा। और प्रोडक्टिव स्किल के दौरान जो वक्ता है वो शब्दों को प्रोड्यूस करने के दौरान वो एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से जो शब्दावली वो प्रोड्यूस कर रहा है उसे सक्रिय शब्दावली बोलेंगे जब बंदा एक्टिव है, यानी बोलने के दौरान और लिखने के दौरान। लेकिन यहां पर जो बात की गई है मीना की, वो सुन रही है और पढ़ करके अर्थ समझ पा रही है, लेकिन प्रयोग नहीं कर पा रही है। यानी कि सुनना और पढ़ना क्या है, रिसेप्टिव स्किल है, और इस दौरान कोई भी शब्दों को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे निष्क्रिय शब्दावली बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 निष्क्रिय शब्दावली बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है। यानी व्याकरण के बारे में, ग्रामर के बारे में, सीखने के बारे में कौन सा सत्य नहीं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर पर यह माना जाता है कि बच्चे को व्याकरण अलग से नहीं पढ़ाना है, बल्कि जो कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में बच्चे को कहानी बताया जा रहा है उसी संदर्भ में बच्चे को व्याकरण भी बताना है, अलग से व्याकरण नहीं बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, व्याकरणिक इकाइयों को वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में प्रयोग करना सीखना। बिल्कुल सही बात है, यानी कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके बताए जाने की बात की जा रही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये सही था और हमसे नहीं वाला यानी निगेटिव वाला पूछा गया था। संदर्भों में प्रयोग द्वारा अनेक रूप खोजना, बिल्कुल सही बात है। संदर्भ की बात की जा रही है, रेफरेंस की बात की जा रही है, कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, संदर्भों में अनेक रूपों का प्रयोग करना, ये भी कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है, रेफरेंस की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, भाषा के नियमों में निपुणता और व्याकरण के नियमों को सीखना। यहां पर व्याकरण के नियम अलग से सीखने की बात की जा रही है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सीधे सीधे एनसीएफ इसका विरोध करता है। एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहती है कि बच्चे को प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर पर व्याकरण अलग से नहीं पढ़ाना है, बल्कि बच्चे को जिस संदर्भ में कहानी सुनाई जा रही है या फिर जिस भी संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जा रहा है उसी के माध्यम से व्याकरण पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 अलग से व्याकरण पढ़ाए जाने की बात कर रहा है, इस वजह से यह निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।